हेलो एवरीवन, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? बहुत ही अच्छी चल रही होगी। होपफुली अभी आपकी एग्ज़ाम्स आ ही रही होगी, तो आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज मैंने यहाँ पे कुछ नया चीज़ करने की कोशिश की है। अभी तक मैं सारे इकोनॉमिक्स अकाउंट की वीडियोस बना रही थी। आज मैं एमलॉ का वीडियो बना रही हूँ, जो कि TY BCom का एक सब्जेक्ट है। एमलॉ जानने के लिए काफ़ी इजी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉ के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि बुक बताना क्या चाहती है। इसके लिए आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ जिस तरीके से आपने जैसे मेरे को अभी तक सपोर्ट किया है, वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे वीडियो को जितना सब्सक्राइब हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को मैंने यहाँ पे आज का टॉपिक लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये क्वेश्चन हम लोग के यूनिवर्सिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, हर साल इसको पूछते हैं। आपको ये पता ही होगा कि हम लोग का जो एमलॉ का पेपर है उसमें हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स कवर अप करता है। शॉर्ट आंसर्स रहते हैं, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के दिए जाते हैं। ओके, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? A contract of sale of good is a contract whereby the seller transfers or agree to transfer the property in the goods to the buyer for the price. There may be contract of sale between one part owner and the another. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? जब भी एक ओनर, जो सामान का ओनर है, वो अपना प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहता है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। अब ये ऊपर की डेफिनेशन से हम लोग को दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पता चल रहे हैं। सबसे पहला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आज के टाइम पे तुरंत सामान बेच देंगे, यानी अभी ही डील हुआ, अभी ही सामान बेच दिया, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और दूसरा आज डील हो रहा है लेकिन वो सामान फ्यूचर में बेचा जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नीचे आपको दिया हुआ ही है। द अबव डेफिनेशन thus cover up two types of contract: a sale and transfer of property, that is executed contract, and agreement to sell and transfer of property in future, that is an executory contract. ओके, प्रेजेंट में हम लोग डीलिंग कर रहे हैं और उसका पैसा तुरंत दे रहे हैं, तो उसको हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फ्यूचर के लिए हम लोग डील कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर उसके बाद सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डेफिनेशन दिया हुआ है। सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड में बी आइदर अ सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल दो तरीके का हो सकता है, एक तुरंत दे दो उसको हम लोग बोलते हैं सेल, और दूसरा फ्यूचर में दे रहे उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट और सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल अंडर सेक्शन 4(2). Then under a contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. The contract is called a sale. सेल का मतलब क्या होता है? जब भी कोई सामने वाला बनता है, यानी सेलर जो है वो अपना सामान किसी और को देना चाहता है, और सामने वाला बंदा जो बायर है वो खरीदना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। द ट्रांजेक्शन अगेंस्ट इज सेल इवन दो द प्राइस इज पेएबल और लेटर डेट और डिलीवरी इज टू बी गिवन इन फ्यूचर, प्रोवाइडेड द ओनरशिप ऑफ द गुड is transferred from seller to the buyer. Agreement to sell, when the transfer of ownership is take place at future time or subject to some condition to be fulfilled later, the contract is called agreement to sell. अभी एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है? जब भी हम लोग का डील आज के टाइम पे हो रहा है लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है फ्यूचर के टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ओके, ये हम लोग के सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 3 में आया है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल क्या है। अब उसके बाद हम लोग उसके डिफरेंस बिटवीन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन में दिया हुआ है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहला उनका नेचर। सेल का नेचर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल्स का नेचर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। जो मैंने अभी बताया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें हम लोग ओनरशिप राइट जो है तुरंत प्रेजेंट में दे देते हैं, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप राइट हम लोग कब देते हैं? फ्यूचर में। ओके, सबसे पहला आपका वही पॉइंट आ गया। सेकेंड, राइट, इट क्रिएट्स जस्ट इन रिम राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, और एग्रीमेंट टू सेल्स में दिया है इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सनल ओनली अ पर्सनल राइट। सबसे पहले कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, जस्ट इन रिम राइट का मतलब होता है, जस्ट इन पर्सनल राइट का मतलब क्या होता है? जस्ट इन रिम का मतलब होता है जो भी हम लोग की ओनरशिप है, ये राइट है, चीज़ों के ऊपर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इन रिम, और अगर वो पर्सन के ऊपर होगी तो वो हो जाएगा जस्ट इन पर्सन। ओके, अब इसको मिला के देख लो क्या होता है।
इट क्रिएट्स जस्ट इन ड्रीम राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, यानी वो चीज़ों का हक देते हैं, यानी उनको ओनरशिप दे देते हैं, चीज़ों की ओनरशिप हम लोग सामने वाले बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकेंड, इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सन ओनली अ पर्सनल राइट, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक पर्सनल राइट देते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में सामान आने वाला है, अब भी नहीं आने वाला। ओके। थर्ड दिया है ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस इंस्टेंटली, सेल्स में जैसे ही डील हो गया, पैसे हो गए, प्रॉपर्टी का जो भी ओनरशिप है वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकेंड वाले में एग्रीमेंट टू सेल में दिए प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास इट एट अ लेटर डेट, मतलब जब भी फ्यूचर में डेट होगा उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। फोर्थ इफेक्ट, ये प्रेजेंट सेल है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल हम लोग का क्या हो जाता है, फ्यूचर सेल। ओके। फिर फिफ्थ हम लोग को दिया है कंसिक्वेंस, इफ़ द बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड द सेलर कैन सू हिम फ्रॉम द प्राइस, अगर बायर सामान का पैसा नहीं पे किया तो उसमें क्या हो जाएगा, सेलर उसके ऊपर सू कर सकता है, सू का मतलब केस कर सकता है उसके प्राइस के लिए। सेकेंड पॉइंट दिया है इफ़ सेलर कमिट्स अ ब्रीच, अगर सेलर ने अपना जो भी डीलिंग है वो तोड़ दिया, बायर कैन सू फॉर द डैमेज एंड क्लेम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बायर उसके पास से पैसे भी मांगेगा, उसके साथ साथ जो भी सामान है उसका जो नुकसान हो रहा है वो भी पैसा मांगेगा। ओके। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, सेलर कैन सू ओनली फॉर द अनलिक्विडेड डैमेज, अनलिक्विडेड डैमेज का मतलब होता है ऐसा डैमेज जो अभी तक क्लियर ना हुआ, मतलब कुछ ऐसे पैसे होंगे जो बायर ने अभी तक दिए नहीं होंगे, तो हम लोग वो सेलर से मांग सकता है। सेकेंड, इफ़ सेलर कमिट्स अ ब्रीच, अगर सेलर ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, बायर हैज़ ओनली अ पर्सनल रेमेडी फॉर डैमेज, मतलब बायर को जो भी छोटी मोटी नुकसान होगी क्योंकि ये फ्यूचर गुड है तो उसने जो अभी तक पैसे पे किए बस उतना ही उसको नुकसान होगा। सिक्स हम लोग का दिया है रिस्क, इफ़ द गुड्स आर डिस्ट्रॉय द लॉस फॉल्स ऑन द बायर इवन दो दे आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय का मतलब समझो अगर सामान लेके जा रहे तो आग लग गई होगी या टूट फूट गया होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी, जो बायर है उसी की। जैसे हम लोग अब अगर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आपने कबर्ड खरीदा है, वो टेम्पो से आप लेके आ रहे हैं, आपने पैसे दे दिए सेलर को, टेम्पो से आप सामान लेके आ रहे हो और वो कबर्ड की कांच वहीं पे टूट गई, यानी टेम्पो में ही टूट गई, तो आप जाके सेलर के पास उसका नुकसान नहीं मांग सकते क्योंकि गलती आपकी तरफ से हुई है। यही चीज़ इसमें बताना चाह रहा है कि जैसे ही सामान बेच दिया, सेल में क्या होता है कि जैसे ही सामान हम लोगों ने बायर को बेच दिया उसके बाद सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके। सेकेंड, इफ़ द गुड्स आर डिस्ट्रॉय द लॉस फॉल्स ऑन द सेलर, एग्रीमेंट टू सेल्स में उल्टा हो जाता है, अगर सामान का नुकसान हो गया तो उसका पूरा का पूरा नुकसान सेलर के ऊपर चला जाता है, भले ही वो सामान बायर की पोजीशन में हो। इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, इफ़ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर ही पेज फॉर द गुड द सेलर मस्ट डिलीवर देम टू द ऑफिशियल रिसीवर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर का मतलब जो खरीद रहा है वो अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस जो सेलर है वो क्या करेगा, उसका जो भी सामान है वो ऑफिशियल रिसीवर को देगा। ऑफिशियल रिसीवर का मतलब कोई भी कोर्ट का ऐसा पर्सन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होगा, इज़ ओनली एंटाइटल टू क्लेम रेटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ड्यू, और उससे जो भी पैसा, जो डिविडेंड के रूप में जो भी पैसा टैक्स वगैरह का बचा वो ही उससे मांगेगा। सेकेंड में एग्रीमेंट टू सेल, इफ़ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट विदाउट पेइंग फॉर द गुड्स द सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स अनलेस पेड फॉर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसे उसने एक भी रुपया नहीं दिया तो सेलर क्या कर देगा, उसको सामान बेचेगा ही नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट टू सेल जो है वो फ्यूचर गुड्स के ऊपर है, अगर बायर पैसा नहीं दे रहा तो वो कैंसिल कर सकता है। ओके। फिर दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, इफ़ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट द बायर बीइंग द ओनर ऑफ द गुड विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर क्या करेगा, वो उसका ओनर है सामान का, तो जो भी उसका ऑफिशियल रिसीवर होगा वो उसके पास से सामान लेके आएगा। एग्रीमेंट टू सेल में दिया है इफ़ द बायर हु हैज़ पेड द प्राइस फाइंड दैट द सेलर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट ही कैन क्लेम ओनली अ रेटेबल डिविडेंड, अगर बायर ने कुछ पैसे दे दिए और उसके बाद उसको ऐसा पता चला कि सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो भी रेटेबल डिविडेंड होगा सिर्फ वही उसका पैसा वापस आ सकता है, एंड नॉट द गुड सिंस ओनरशिप हैज़ नॉट पास, वो सामान नहीं मांग सकता क्योंकि अभी तक ओनरशिप उसको पास नहीं हुई है। फिर 9th दिया हुआ है राइट टू परस्यू, बायर कैन परस्यू द प्रॉपर्टी, बायर प्रॉपर्टी को परस्यू कर सकता है। दूसरे वाले में एग्रीमेंट टू सेल में कोई परस्यूइंग का चांस नहीं आता क्योंकि अभी तक गुड्स पता नहीं है फ्यूचर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके। 10th
राइट टू क्लेम, सेलर एक्वायर्ड अ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड। सेलर के पास हक रहता है, अगर किसी सेलर ने पूरा अनपेड कर दिया, मतलब पूरा आधा पैसा दिया हुआ है, तो वो सामान को रोक सकता है। सेकंड में सेलर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, सेलर सिर्फ और सिर्फ डैमेज ही क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट हुआ। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और डियर मित्रों को अभी तक जिस तरीके से सपोर्ट करते आ रहे हो उसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए